डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है हैंड राइटिंग पे पेपर 5 यूनिट 2। इसमें हमने जो किया है वो है इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंड राइटिंग। तो ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग हम कर चुके हैं, आज हम कर रहे हैं हैंड राइटिंग। देखिए, राइटिंग के बारे में आपको पता है कि ये जो हम बोलते हैं उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो राइटिंग है, और ये बहुत ह्यूमन फीचर है। ह्यूमन बीइंग के अलावा और कोई स्पीशीज नहीं है जो लिखते हों अपने थॉट्स को कम्युनिकेट करने के लिए। हैंड राइटिंग बेसिकली क्या है कि जब हम किसी राइटिंग इंस्ट्रूमेंट से या पेन या पेंसिल से, चौक से, हाथ का प्रयोग करके लिखते हैं तो वही हैंड राइटिंग है। इसमें प्रिंटिंग भी है और कर्सिव भी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये कैलीग्राफी और टाइपिंग इससे डिफरेंट है। हैंड राइटिंग का कैलीग्राफी और जो टाइपिंग है उससे ये डिफरेंट होता है। और जैसा मैंने कहा, ये स्पीच की तरह है लेकिन रिटन फॉर्म में है, और ये लास्टिंग ट्रेस इसमें होता है। कई बार कई लोग जो हैं वो हैंड राइटिंग को लैंग्वेज बाय हैंड भी बोलते हैं। एक तरह का फिजिकल वे है, शरीर का इस्तेमाल करते हुए आप फाइन मोटर स्किल्स यूज करते हैं और थॉट्स एंड आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं। थोड़ी हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें। जैसे यदि आप प्रॉपरली डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। उसी तरह से यदि आप लिखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, मतलब एफर्टलेस राइटिंग नहीं हो रही है, तो आपका बहुत ज़्यादा मेंटल रिसोर्स लिखने की प्रक्रिया पे चला जाता है और कंटेंट पे फिर आप नहीं कर पाते हैं, डिटेल्स नहीं कर पाते हैं, आइडियाज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक हो, लिखने की जो प्रक्रिया है वो ऑटोमेटिक हो। अदरवाइज जो हायर लेवल एस्पेक्ट है राइटिंग के उसको हम अचीव नहीं कर सकते। स्टडीज बताती हैं कि राइटिंग, हैंड राइटिंग इम्प्रूव होने से जो ओरल और रीडिंग एक्टिविटी है लैंग्वेज लर्निंग का, वो भी इन्हांस होती है। यदि हम स्पीड के साथ एफर्टलेसली लिख पाते हैं तो जैसा मैंने कहा कि राइटिंग के जो हायर लेवल एस्पेक्ट हैं, खासकर कंपोजिशंस के, कंटेंट डेवलपमेंट के, वो इजी हो जाता है। अभी मैं आपको एक रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो भी आप शेयर करूंगा। ये देखा गया है कि रीडिंग और स्पेलिंग अचीवमेंट से भी लिंक्ड है हैंड राइटिंग। यदि बच्चे लेटर फॉर्म करना सीख गए हैं उनके लिए साउंड सीखना जो है वो कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। और हैंड राइटिंग, रीडिंग और स्पेलिंग ये आपस में लिंक्ड हैं, और ये तीनों जो है वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, खासकर लिटरेसी लर्निंग के शुरुआती पार्ट्स में। इसका जो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंस है वो फॉर्मल एजुकेशन में। आपको पता है कि नोट्स लेने में, क्लास वर्क में, होमवर्क में, असाइनमेंट्स में, टेस्ट में, एग्जाम में, ये अल्टीमेटली ये सब हैंड राइटिंग पे डिपेंड करता है। तो हैंड राइटिंग यदि खराब है तो स्कूल परफॉर्मेंस पे उसका असर पड़ता है, और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस करते हैं, और एकेडमिकली भी वो उनकी अचीवमेंट प्रॉपर नहीं होती है। तो फॉर्मल एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैंड राइटिंग बहुत क्रूशियल है। कई बहुत सारे ऐसे करियर्स हैं, ऐसे एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है जहाँ पर हैंड राइटिंग जरूरी, जैसे मेडिकल नोट्स है, प्रिस्क्रिप्शंस है, वहाँ पर हैंड राइटिंग बहुत क्रूशियल हो जाता है। रिसर्च बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स लेके आया है। जैसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो है कि हैंड राइटिंग जो है वो लिटरेसी डेवलपमेंट से लिंक्ड है। आजकल जैसे आपको पता ही है कि लिखना कम हो गया है। आजकल जो होती है हैंड राइटिंग नहीं, उसको कीबोर्डिंग कहते हैं, कीपैड आप करते हैं टच। स्टडीज बताती हैं कि यदि आप कीपैड पे ए लिख रहे हो या वाई लिख रहे हो कीपैड का इस्तेमाल करके, तो ब्रेन की सिमिलर प्रोसेसेस यूज हो रही हैं। लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल स्टडीज हैं वो बताती हैं कि लेकिन जब लिखता है कोई, ए लिखता है और वाई लिखता है, तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट एक्टिवेट होते हैं, मोटर स्किल्स के अलग अलग पार्ट जो है वो एक्टिवेट होते हैं। तो लिटरेसी के लिए जो ब्रेन के पार्ट जिम्मेवार हैं वो एक्टिवेट होते हैं, लेकिन कीबोर्डिंग में ऐसा नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि लिटरेसी, ओवरऑल लिटरेसी डेवलपमेंट के लिए न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस को, साइनेप्सेस को बढ़ाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम हाथ से चीज़ों को लिखें, ताकि ओवरऑल लिटरेसी के लिए जो न्यूरॉन्स एक्टिवेट होने चाहिए
वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये पहला बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च फाइंडिंग है कि हैंड राइटिंग जो है वो ओवरऑल लिटरेसी को इम्पैक्ट करता है। दूसरी, हैंड राइटिंग सिर्फ लिटरेसी ही नहीं, लर्निंग के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उसको भी इनहांस करता है। जैसे चूंकि डिफरेंट पार्ट्स ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, मेमोरी है, इम्पल्स कंट्रोल है, टेंशन मैनेजमेंट है, वो भी इम्प्रूव होती है हैंड राइटिंग की वजह से। जैसे ये आप सबका भी एक्सपीरियंस होगा कि हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ले जाने के लिए लिखना ज़रूरी है। इसीलिए लोग क्लास में नोट्स लेते हैं, इसीलिए पढ़ते हुए बीच में लोग नोट्स लेते हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग से स्टडीज़ ये बताती हैं, रिसर्च बताती है कि उससे शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना ईजी हो जाता है, और इम्पल्स कंट्रोल ईजी हो जाता है, अटेंशन मैनेजमेंट जो है वो ईजी हो जाता है। फिर ये भी बताया गया है कि बेटर हैंड राइटिंग मतलब है बेटर राइटिंग। राइटिंग का है मतलब कि आपकी जो लेखन की क्षमता है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब बेटर हैंड राइटिंग का मतलब क्या है कि आप कम एफर्ट में ऑटोमेटिक राइटिंग कर रहे हैं, तो आप जो है कंटेंट पे, उसकी ऑर्गेनाइजेशंस पे, थॉट की सीक्वेंसिंग पे फोकस कर सकते हैं। तो बेटर राइटिंग का मतलब यहाँ पर कंपोजिशनल स्किल्स है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग आपसे रिसर्च शेयर करूं, वो रिसर्च बताती है कि किसी ने हाथ से ऐसे लिखा और किसी ने ऐसे को टाइप किया। तो ये बताया गया है कि डेवलपमेंटली जो हाथ से लिखा हुआ है वो 2 साल, डेवलपमेंटल स्पैन में 2 साल एडवांस लेवल है उसका कंपोजिशनल स्किल का, कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स हु आर टाइपिंग दोज एसेस, है ना। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है। और अल्टीमेटली ये तो आपको पता ही है कि हैंड राइटिंग से एकेडमिक सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि यदि लेजिबल हैंड राइटिंग है तो टीचर उसको बेहतर पढ़ सकता है, बेहतर ग्रेडिंग हो सकती है, स्टूडेंट्स अपनी हैंड राइटिंग बेहतर पढ़ सकते हैं, उनका अपना जो नोट्स है उसकी एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। अ, और ये तो हो गई हैंड राइटिंग की इम्पोर्टेंस। हैंड राइटिंग सिखाना क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हैंड राइटिंग इटसेल्फ इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में पिछली 2 स्लाइड्स में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। बट सिखाया जाना भी ज़रूरी है। आपको और मुझको स्कूलों में जिस तरह की हैंड राइटिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए वो नहीं होती है। जैसे मुझे बहुत बड़ा होकर पता चला कि कोई कर्सिव राइटिंग भी होती है, जबकि आजकल स्कूलों में कर्सिव राइटिंग बहुत कॉमन है। तो जैसा मैंने अभी कहा कि जो प्रोडक्शन ऑफ सिंबल है राइटिंग सिस्टम में, ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे वॉकिंग, जंपिंग, ये बॉडी का नेचुरल इम्पल्स है, वो हम सीख ही जाते हैं, उसको अलग से सिखाए जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लिखना जो है वो नेचुरल इम्पल्स नहीं है, वो सिखाए जाने की ज़रूरत है। कई टीचर्स ये कहते हैं कि हैंड राइटिंग कोई बहुत स्किल नहीं, क्योंकि ऐसे भी हैंड राइटिंग का कोई टेस्ट तो होता नहीं, इसीलिए उसको पढ़ाने की सिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चूंकि इसका कोई टेस्ट नहीं होता तो ये बाकी स्किल्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। इसलिए सिखाया जाना ज़रूरी है। जब तक उसको सिखाया नहीं जाए तब तक हम लिखना नहीं सीख सकते, हैंड राइटिंग हमारी इम्प्रूव नहीं हो सकती। उसके लिए एक मूवमेंट पैटर्न की ज़रूरत है, स्पेशल रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से स्ट्रोक्स पड़ेंगे, किस तरह से कट्स होगा, कहाँ पे डॉट्स होंगे, डायरेक्शंस किस तरह की होगी, हाँ उंगलियां चलने की सिस्टम क्या होगा। तो ये बिना सिखाए पॉसिबल नहीं है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्किल है। हमको लगता है कि ABC एप्पल लिखने में क्या दिक्कत है, लेकिन इसमें लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव, परसेप्चुअल, मोटर कंपोनेंट्स, इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जब इंटीग्रेटेड वे में कोऑर्डिनेट कर पाते हैं तभी हम कोई चीज़ रिटन फॉर्म में प्रोड्यूस कर पाते हैं। टीचिंग ऑफ राइटिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, मसल्स का कंट्रोल, हाथ का, कलाइयों का, उंगलियों का, हैंड आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करना, प्रॉपर पोस्चर में रखना, अलग अलग तरीके के एक्सरसाइजेज देना, स्पेस और साइज का ध्यान रखना, लेटर्स, वर्ड्स, लाइंस उसका ध्यान रखना, हैंड मूवमेंट की फ्लुएंसी लेफ्ट राइट में कैसे होगी, या आप उर्दू लिख रहे हैं तो राइट टू लेफ्ट कैसे होगी, ये सिखाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग थोड़ा देखें। लेजिबिलिटी, पढ़ा तो जाए, इजी टू रीड हो, सिंप्लिसिटी, सिंपल हो, यूनिफॉर्म हो, डिस्टिंक्ट हो, एक लेटर दूसरे लेटर से अलग हो, ए और ई एक जैसा नहीं लगे, ओ या यू एक जैसा ना लगे, स्पेसिंग जो है वो प्रॉपर हो, दिखने में अट्रैक्टिव हो, स्पीड भी रीजनेबल हो, और राइटिंग और थिंकिंग की जो स्पीड है वो एक साथ चलनी चाहिए। ब्रेन
आपका जो सोच रहा है लिखते हुए और हाथ जो लिख रहा है, यदि उसमें प्रॉपर तालमेल नहीं होगा तो हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। बहुत लोग जिनकी हैंड राइटिंग ख़राब है, स्टडीज़ ये बताती हैं कि उनका ब्रेन जिस स्पीड से चलता है, हाथ उस स्पीड से नहीं चल पाता, तो उनकी हैंड राइटिंग जो है वो प्रॉपर नहीं बन पाती। अब हम आते हैं सिखाने की प्रक्रिया में। तो राइटिंग की जो स्क्रिप्ट्स हैं, यूजुअली 3 तरीके की स्क्रिप्ट है। प्रिंटेड स्क्रिप्ट, जैसा कि मुझे सिखाया गया है स्कूलों में, और दूसरा जो ज़्यादा पॉपुलर है आजकल वो है कर्सिव स्क्रिप्ट, और एक तीसरा भी है राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट, जिसमें कि कुछ तो प्रिंटेड फॉर्म में वर्ड लेटर्स लिखे जाते हैं, कुछ कर्सिव फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो प्रिंटेड स्क्रिप्ट क्या है? प्रिंटेड स्क्रिप्ट ये है कि जब हम, जैसे आप छपे हुए लेटर्स देखते हैं टेक्स्ट बुक में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, यदि बच्चा वैसे लिखता है तो उस स्क्रिप्ट को हम प्रिंटेड स्क्रिप्ट कहते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि छोटे बच्चे के लिए सीखना इजी है, इजी टू डिफिकल्ट वाला जो फॉर्मूला है उसको फॉलो करता है। इसमें एक नीटनेस होती है, क्लीनलीनेस होती है, और ये रीडर के लिए भी बहुत कन्वीनियंट होता है। इसमें लेटर को ज्वाइन करने के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और वो बच्चे अपने आप को चेक कर सकते हैं ना कि जो वो लिख रहे हैं वो एक्चुअल से मैच करता है कि नहीं। उसमें आंखों की स्ट्रेन उतनी नहीं होती है पढ़ने में, फिजिकल स्ट्रेन उतना इन्वॉल्व नहीं होता, और बच्चों के मस्कुलर और मोटर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सूटेबल होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये टाइम कंज्यूमिंग है, अलग अलग लेटर लिखना पड़ता है, स्पेस का उसमें ध्यान रखना पड़ता है। बड़े क्लासेस के में देखें तो ये बहुत ही बचकाना लग सकता है। यूनिफॉर्मिटी के इश्यूज होते हैं, स्पीड ऑफ राइटिंग में इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको हर लेटर के बाद हाथ उठाना पड़ता है, तो उसका स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। कर्सिव में बेसिकली सारे लेटर्स ज्वाइन किए जाते हैं, स्ट्रोक्स और लूप्स जो हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं, इसलिए कई बार इसको रनिंग राइटिंग भी कहते हैं। इसमें लिखने में स्पीड इसमें ज़्यादा होती है, नीटनेस भी इसमें बेहतर होती है, लुक भी इसमें अच्छा आता है। बट प्री प्राइमरी स्टेज में थोड़ा सिखाना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को तब लेटर की ही पहचान नहीं होती है, और कई बार सिखाने की प्रक्रिया में ओवरलैप्स क्लैरिटी होती है और क्लीनलीनेस हैम्पर करता है। राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट, इसका नाम एक मैरियन रिचर्डसन स्क्रिप्ट भी कहते हैं। ये प्रिंटेड और कर्सिव का समझ लीजिए कॉम्बिनेशन है। कुछ लेटर तो प्रिंटेड फॉर्म में लिखे जाते हैं और कुछ जॉइंट फॉर्म में लिखे जाते हैं। रीडिंग राइटिंग फैसिलिटी स्टडीज बताती हैं कि रीडिंग और राइटिंग दोनों इजी हो जाती है, टाइम भी बचता है, स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ी सी क्लैरिटी की प्रॉब्लम है, और उसके लिए काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अब ये तो हो गई कितने तरीके की स्क्रिप्ट है। फिर स्क्रिप्ट में भी दो स्टाइल्स यूजुअली इस्तेमाल होते हैं, वर्टिकल और स्लांटेड। वर्टिकल में लेटर्स बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, इसको बेस्ट समझा जाता है, बट कई बार स्लांटेड भी होता है। स्लांटेड भी दो तरह के होते हैं, आगे की तरफ झुका हुआ फॉरवर्ड स्लांटिंग, और पीछे की तरफ झुका हुआ बैकवर्ड स्लांटिंग। मेथड्स की बात करें तो ये 4 मेथड जो है वो बहुत पॉपुलर है। किंडरगार्टन मेथड, ट्रेसिंग मेथड, फ्री इमिटेशन मेथड, और एफजी फ्रेंच ने मेथड एक डेवलप किया था, एफजी फ्रेंच मेथड। किंडरगार्टन मेथड जो है वो किंडरगार्टन प्रिंसिपल जो है एजुकेशन के, उसको फॉलो करता है। इसमें एक बॉक्स होता है, और इसमें प्लास्टिक के या वुड के अलग अलग अल्फ़ाबेट्स बने होते हैं, जिनको जोड़ करके इंग्लिश लेटर के अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं। तो बच्चों को उनको जोड़ने की प्रैक्टिस करवाते हैं, और उसके थ्रू बच्चे जो है अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन के बारे में सीखते हैं। इजी है, इंटरेस्टिंग है, प्लेवे मेथड पे है, बच्चों के लिए सूटेबल है। बट चूंकि बच्चे इसी तरह से मदर टंग सीखा होता है, तो इंग्लिश में उनको दिक्कत हो सकती है, मतलब लर्निंग इंटरफेयर कर सकते हैं। और ये चूंकि इंडिया जैसे कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ कई बार बड़ी क्लासेस में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं, तो उस स्टेज के लिए थोड़ा सा ये उतना रिलेवेंट नहीं है। बहुत छोटे बच्चों के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो कोई बच्चा मान लो 6th से अंग्रेजी सीख रहा है, तो उसको दिक्कत होगी। नेक्स्ट है वो ट्रेसिंग मेथड है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी यूज़ किया होगा, और आजकल बच्चे यूज़ करते हैं। इसमें ऑलरेडी लेटर जो है वो डॉट फॉर्म में बने होते हैं, और बच्चे जो हैं उसके ऊपर पेंसिल चलाते हैं। तो ये बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इसका जो प्लस पॉइंट है कि रॉन्ग लर्निंग नहीं हो पाती है इसमें, और लर्निंग बाय इमिटेशन को भी फॉलो करता है। बट अपना जो है ना इंडिपेंडेंट राइटिंग को वो डिस्करेज करता है, और जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो भी इसमें कैटर नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे एक ही तरह से उसको इमिटेट कर रहे होते हैं। और ये चूंकि इमिटेशन पे लिंक्ड है, तो यदि इमिटेशन पुअर है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही है, बच्चे देख कुछ रहे हैं, ड्रॉ कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है।
और फ्री राइटिंग जो है, इंडिपेंडेंट राइटिंग, उसमें भी बाधा हो सकती है। फ्री इमिटेशन मेथड, लिखा हुआ और बच्चे उनको उसको सिंपली कॉपी कर रहे हैं, और बहुत सारी बुक्स और इस तरह के 4 लाइन नोटबुक्स पड़े हुए हैं जिसमें कि ऑलरेडी लेटर्स लिखे हुए हैं और बच्चे जो है वो नीचे स्पेस है उसमें ये लिखते हैं। बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है, और उसमें स्किल्स जो हैं वो बेहतर डेवलप हो पाती हैं। इसका मेरिट तो ये है कि बच्चों के लिए सेल्फ डिपेंडेंट ही हो जाते हैं, इंडिविजुअल डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करनी इजी हो जाती है, बच्चे अपनी एबिलिटी स्किल को शोकेस कर सकते हैं। बट कॉपीइंग चूंकि कर रहे हैं तो वहाँ पर मिस्टेक के चांसेस हैं, फिर वो मिस्टेक किस तरह से हो रहा है वो भी नहीं पता चल रहा है, पैटर्न जो है वो पता नहीं चल रहा है, और ओवरऑल जो लर्निंग हैंड राइटिंग एक्विजिशन है वो थोड़ी सी घट जाती है। यदि बच्चे वर्ड्स इनकरेक्टली कॉपी कर रहे हैं तो हमेशा के लिए वो सीख लेते हैं, हमेशा फिर वैसे ही लिखते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। और बच्चों की इंडिविजुअल गलतियां ढूंढने के लिए टीचर को इसमें काफ़ी एफर्ट करना पड़ता है। आखिरी जो मेथड एफ जी फ्रेंच ने डेवलप किया था उसमें वो कहते हैं कि आप सीधे जो है वो लेटर पे न जाएं, बच्चों को अलग अलग मूवमेंट सिखाना जो वो ज़रूरी है। तो वो बोलते हैं पहले रेत में उनको सिखाओ, हवा में सिखाओ, ब्राउन पेपर पे चौक इस्तेमाल करके सिखाओ, एक्चुअल पेन पेंसिल पकड़ाने के पहले। अब देख रहे हैं अलग अलग शेप्स बनाने के लिए कह रहे हैं, और उसके बाद वो फिर कह रहे हैं कि एक टाइप के जो लेटर है उनको एक साथ सिखाओ, जैसे OACED, अब देख रहे हो कर्व्स बन रहे हैं इसमें। फिर MNHR वाला सीक्वेंस है, फिर WF, उसमें देख रहे हो स्ट्रोक्स अलग हैं, क्रॉसेस अलग हैं, है ना। तो ये बोल रहे, ये जो मेथड है वो FG फ्रेंच मेथड इसमें कहते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट पहले बेसिक मूवमेंट सिखाने पे हम फोकस करते हैं, अल्फ़ाबेट्स बच्चे बाद में सीखते हैं। तब इसमें प्लस पॉइंट आप इसमें मेरिट में आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे बच्चों की जो ओवरऑल मोटर स्किल चाहिए लेटर लिखने की, उसकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाती है। बट माइनस पॉइंट इसका यही है कि इसमें जो टाइम लगता है वो टीचर्स यूजुअली और पेरेंट्स वो नहीं दे पाते हैं उनको अल्फ़ाबेट सिखाने की जो जल्दी होती है। बट स्टडीज़ बताती हैं कि बहुत पावरफुल मेथड है, क्योंकि बच्चों के जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो इन्हांस हो जाते हैं, और उसके बाद उनके लिए अल्फ़ाबेट सीखना ईजी हो जाता है। इस टॉपिक का जो बचा हुआ एस्पेक्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो